हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाइड्रोजन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। तो एक्सेप्ट नोबल गैस, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। एंड दीज बाइनरी कंपाउंड्स आर नथिंग बट द हाइड्राइड्स। इनको जो है हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो देखिए ये हाइड्राइड EH एक से टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल MgH2 या फिर EMHN फॉर एग्जांपल B2H6। तो इस तरह के जो है कुछ हाइड्राइड जो है फॉर्म होते हैं, जिसको हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं और उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हम जो है दे सकते हैं। अब देखिए हाइड्राइड जो है ये 3 टाइप के जो है इसके क्लासिफिकेशन है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, जिसमें पहली टाइप होगी आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप जो होगी दैट इज कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और तीसरी टाइप जो होगी दैट इज मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ये 3 इम्पॉर्टेंट जो हाइड्राइड्स जो है टाइप्स हैं। हम जो 1 बाय 1 जो है तीनों टाइप जो स्टडी करेंगे। तो आयोनिक, सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरा जो है मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स या कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स ये टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, हम 1 बाय 1 इसको जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट वन, दैट इज आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स। तो स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आयोनिक या सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन के साथ में बनते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस हाइड्रोजन दे गिव्स राइज टू आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। तो सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड सच एज लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो कोवैलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड बेरिलियम हाइड्राइड। ये 3 हाइड्राइड जो आपको मिलते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर जो आपको कोवैलेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो हाइड्राइड्स होंगे वो जनरली आयोनिक हाइड्राइड्स होंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये पॉलीमरिक इन नेचर होते हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से? लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड। तो ये सब के सब जो है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर रखते हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होंगे, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसी तरह से ये सब के सब जो है नॉन वोलाटाइल होते हैं, दे आर नॉन वोलाटाइल एंड दे आर नॉन कंडक्टिंग। ये सॉलिड जो होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन इनके जो मेल्ट्स होते हैं, दे आर मेल्ट्स। मेल्ट्स मीन इसका जो लिक्विड फॉर्म होगा, इन हाइड्राइड का जो है लिक्विड फॉर्म जो होगा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एट एनोड। इनके मेल्ट्स को जब आप जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे
तो एनोड के ऊपर ये डाई हाइड्रोजन जो है रिलीज़ करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो फॉर एग्जांपल आप जो है कोई सा भी जो है अल्कली मेटल्स का आयोनिक हाइड्राइड लीजिए और उसको जो है मेल्ट कीजिए। मेल्ट करने के बाद जो है आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, दैट मीन्स दे आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करेंगे एनोड पर, विच कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ H- आयन। और उसकी वजह से H- आयन, जिसको हम सिंपली कहेंगे हाइड्राइड आयन, ये जो है इसके अंदर जो है कन्फर्म होगा इस रिएक्शन के ज़रिए से, जिसके अंदर जो है डाई हाइड्रोजन जो है लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। तो वो H- आयंस के जो है कन्फर्मेशन के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए रिएक्शन क्या होगी, 2H- मेल्ट, 2H- मेल्ट गिव्स राइज टू H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है एनोड के ऊपर मिलेगी। तो दिस प्रोसेस ऑकर्स एट एनोड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको सलाइन हाइड्राइड्स को की जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाई हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं ये वाटर के साथ जो वायलेंटली रिएक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए। सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। डाई हाइड्रोजन गैस जो ये फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है डाई हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वियस सोल्यूशन में आपको मिलेगा। इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विद डाईऑक्सीजन और क्लोरीन एंड इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड्स। तो लिथियम हाइड्राइड जो है ये अनरिएक्टिव होगी मॉडरेट टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, और ये जो है बहुत सारे यूजफुल अदर हाइड्राइड्स जो है फॉर्मेशन में जो यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड को आप जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो लुक हियर, लिथियम हाइड्राइड प्लस Al2Cl6, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये डायमर है, एक्चुअली इट इज़ AlCl3। तो 8 लिथियम हाइड्राइड जो है आप यूज़ कीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 नंबर्स में, 8 नंबर्स में आपको यहाँ पर जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलेगा 2 नंबर्स में, और 6 नंबर्स में आपको मिलेगा लिथियम क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक हाइड्राइड से जो है दूसरे टाइप का जो है यूजफुल हाइड्राइड मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड को आप जो है डायबोरेन के साथ रिएक्ट कीजिए प्लस B2H6। तो लिथियम हाइड्राइड को जब हम डायबोरेन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लिथियम बोरोहाइड्राइड फॉर्म करेगा 2LiBH4। दिस इज लिथियम बोरोहाइड्राइड, और ये भी एक जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। उसके बाद दूसरे टाइप का जो हाइड्राइड होगा दैट इज कोवैलेंट। कोवैलेंट हाइड्राइड, या आप इसको जो है नाम दे सकते हो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो डाईहाइड्रोजन होता है, डाईहाइड्रोजन फॉर्म्स कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स डाईहाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन होकर जो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो एग्जांपल आप देखिए, कार्बन का हाइड्राइड होगा CH4, नाइट्रोजन का हाइड्राइड होगा अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा वाटर, और फ्लोरीन का हाइड्राइड होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस तरह से ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
ये कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप और हैलोजन्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर सच टाइप ऑफ कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज हाइड्राइड एंड बीइंग कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड। तो बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये सब भी नॉन मेटल्स है, लेकिन ये भी जनरली जो है हाइड्रोजन के हाइड्राइड जो है फॉर्म करते हैं। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको जो है आप जो है 3 टाइप्स में जो है क्लासीफाई करोगे। सबसे पहली जो टाइप होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी टाइप होगी इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। और तीसरी टाइप जो होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो 3 टाइप के जो है आपको ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये तीनों का अलग अलग जो है मीनिंग क्या होता है और इसकी एग्जांपल जो है क्या बन सकती है। तो सबसे पहले देखिए, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हैज़ टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग इट्स कोवेलेंट इट्स कन्वेंशियल लुईस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो है आपको जो कोवेलेंट हाइड्राइड मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत थोड़े होंगे, जिसकी वजह से जो कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर जो लिखना होगा वो आप जो है लिखोगे तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत फ्यू होंगे। फॉर एग्जांपल डायबोरेन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दीज हाइड्राइड्स हैव टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू राइट कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर्स। इसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कम होंगे। तो आप एग्जांपल देखिए, डायबोरेन दैट इज B2H6। डायबोरेन जो होगा इसका फार्मूला है B2H6 एंड दिस डायबोरेन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, तो आप यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो फॉर्म करेंगे, जिसके एक एग्जांपल हमने शो किया है डायबोरेन दैट इज B2H6 एंड दीज हाइड्राइड्स एक्ट एज अ लुईस एसिड दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए ये किसी दूसरे सब्सटेंस से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बेसिस पर लुईस एसिड के तौर पर जो है काम करेंगे। सो दीज आर दी लुईस एसिड्स बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये पहले टाइप का जो हाइड्राइड हो गया। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 13 जो पी ब्लॉक का है वो सब के सब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाएंगे। दूसरा देखिए, एन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट देयर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर्स। तो दे हैव रिक्वायर्ड number of electrons to write conventional Lewis structures। लुईस स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स के पास होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 फॉर्म सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल आप देखिए, ये कार्बन फैमिली है तो CH4 मीथेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहेंगे। तो ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जो है फॉर्म करते हैं। उसके बाद लास्ट देखिए,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा और मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जो स्टडी किया, यहाँ पर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एज द लोन पेयर्स। तो यहाँ पर आप जब लुईस स्ट्रक्चर लिखोगे तो लुईस स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस मिलेंगे एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज लोन पेयर्स। उन हाइड्राइड्स में ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोन पेयर्स के तौर पर जो है प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल देखिए, ग्रुप नंबर 15 to 17, ग्रुप नंबर 15 to 17 जो पी ब्लॉक के हैं, इसके एलिमेंट जो होंगे ये सब के सब जो है क्या करेंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो है फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 15 में हम जो है अमोनिया लेंगे। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, यहाँ पर जो 3 ग्रुप्स लेता हूँ। तो ग्रुप नंबर 15 का पहला एटम जो है नाइट्रोजन है, तो उसका हाइड्राइड हम यहाँ पर शो करते हैं अमोनिया। ग्रुप नंबर 16 का जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका हाइड्राइड हम शो करते हैं वाटर। और ग्रुप नंबर 17 का पहला मेंबर जो है फ्लोरीन है, तो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पर जो शो करेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर जो है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसको जनरली हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन के ऊपर आपको जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स को जो है शो कर सकते हो और वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ग्रुप नंबर 15 to 17 के एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगे। तो दे विल बिहेव एज द लुईस बेसिस। तो यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट्स के जो नॉट एलिमेंट्स, ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये सब के सब जो है लुईस बेस है, बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होने की वजह से हम इसको लुईस बेसिस के नाम देंगे। तो अमोनिया है, वाटर है और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप नंबर 15, 16, 17 रेस्पेक्टिवली। ये हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, देयरफॉर दे आर लुईस बेसिस। तो द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन in their hydrides results in hydrogen bond formation between 2 molecules। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन पर, वाटर में ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन फ्लोराइड पर फ्लोरीन में, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो करता है। तो दिस लीड्स टू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है एसोसिएट होंगे। तो इस तरह से ये दूसरे टाइप का जो हाइड्राइड होता है दैट इज कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड टाइप का जो हाइड्राइड है दैट इज मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो थर्ड टाइप का जो हाइड्राइड होगा दैट इज मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो इसके अंदर आप देखिए कि दीज आर फॉर्म बाय मेनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ध्यान रखिए कि ये हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे मेनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि बहुत सारे जो मेटल्स जो ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है
कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो 7, 8 और 9th ग्रुप है इसके एलिमेंट जो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। और इसी तरह से ग्रुप नंबर 6 से सिर्फ क्रोमियम जो हाइड्राइड बनाएगा और वो होगा क्रोमियम हाइड्राइड। तो क्रोमियम हाइड्राइड आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 6 से। और इसी तरह से ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। बाकी मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट विल फॉर्म such type of hydrides which are called as metallic और नॉन stoichiometric और interstitial। नॉन stoichiometric क्यों है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो these are being deficient in hydrogen, therefore they are called as non stoichiometric। यहाँ पर जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मिलेगी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इन हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन जो है कंप्लीट नंबर्स में नहीं होगा बल्कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स में होगा। एग्जांपल आप देखिए कि हमारे पास जो है लेंथेनम का हाइड्राइड है और उसके अंदर हाइड्रोजन जो है लेंथेनम के कंपैरिजन में 2.87 है। तो लुक यार, एग्जांपल हम लेते हैं लेंथेनम का हाइड्राइड। तो लेंथेनम हाइड्राइड 2.87, तो हाइड्रोजन आप यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में है, ये ना तो 2 है ना तो 3 है बल्कि ये 2.87 है फ्रैक्शन में। इसी तरह से इटर्बियम का जो हाइड्राइड होगा इसमें हाइड्रोजन जो है 2.55 है। तो इटर्बियम YB हाइड्राइड तो यहाँ पर ये 2.55 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में है। इसी तरह से टिटेनियम का हाइड्राइड जो होगा इसके अंदर हाइड्रोजन 1.5 to 1.8 के रेशो में है। टिटेनियम हाइड्राइड 1.5 to 1.8 के रेशो में है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर जो है डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन इसमें जो है कंप्लीट नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर जो होता है। तो इन दीज हाइड्राइड्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। तो यही वजह यहाँ पर जो है हाइड्रोजन फ्रैक्शन नंबर में होने की वजह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये ओबे नहीं होता है। तो दीज हाइड्राइड्स वेयर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स को जो है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ निकेल, पैलेडियम, सेरियम एंड एक्टिनियम। ये जो है बाकी के हाइड्राइड्स जो होंगे इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहेंगे। अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लेटेस्ट डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल्स। पेरेंट मेटल्स के कंपैरिजन में आप देखोगे कि अदर हाइड्राइड जो होते हैं उसके अंदर जो है लेटेस्ट डिफरेंस मिलेगा। तो द प्रॉपर्टी of absorption of hydrogen on transition metals is widely used in catalytic reduction or hydrogenation reactions for the preparation of large number of compounds। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी एब्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द ट्रांजिशन मेटल्स, ये आप देख रहे हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो इनकी सरफेस पर हाइड्रोजन जो एब्सॉर्ब होता है और इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी आती है जिसको आप कैटालाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है शो कर सकते हो और उसकी वजह से बहुत सारे नए कंपाउंड जो है फॉर्म हो सकते हैं। तो सम ऑफ द मेटल्स लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम कैन एकोमोडेट अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and therefore can be used as its storage media। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ मेटल्स है जैसे कि प्लेटिनम और पैलेडियम, इनके पास जो है बहुत ही लार्ज वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन के लिए स्टोरेज मीडिया का जो है काम करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसकी वजह से वहाँ पर जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी और हाइड्रोजन का जो है सोर्स मिलेगा, हाइड्रोजन के लिए ये स्टोरेज का भी काम करता है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब चलिए बस शॉर्ट में मैं आपको फिर से जो है एक दफ़े इसको रिवाइज़ करता हूँ कि कौन कौन से टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं। पहली टाइप का जो हाइड्राइड है आप उसको नाम दीजिए आयोनिक। दूसरी टाइप का जो हाइड्राइड है ये है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के अंदर हमने देखा 3 टाइप है। पहली है, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज और तीसरी टाइप है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। और उसके बाद जो थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ द मेटालिक हाइड्राइड। तो इस तरह से 3 टाइप के हाइड्राइड्स हमको जो मिलते हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड आपको मिलेगा इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसको आप ग्रुप नंबर
1 एंड 2 कहोगे। ग्रुप नंबर 1 और 2 में आपको जो है आयोनिक हाइड्राइड, जिसको आप जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, वो शो करेंगे। उसके बाद मॉलिकुलर हाइड्राइड जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगे। लुक हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के इतने जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो आप देखिए कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो मॉलिकुलर टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स बनाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जो है वो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17, ये सब के सब जो है कौन से इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाएंगे। और इसके अंदर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। और मेटालिक हाइड्राइड आपको मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ध्यान रखिए कि ग्रुप नंबर 6 के अंदर सिर्फ क्रोमियम जो है ये हाइड्राइड बनाएगा, क्रोमियम हाइड्राइड। और ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्राइड्स। तो इस तरह से ये जो है सिंपल जो हाइड्राइड की जो हिस्ट्री है, जिसमें 3 टाइप के हाइड्राइड्स हमको मिलते हैं, और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट जो है ये टाइप के हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं, हमने यहाँ पर जो 1 बाय 1 इसको स्टडी किया है। ओके, देखिए हाइड्राइड्स के बाद जो है हाइड्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर। वाटर का फार्मूला हम अगर लिखें तो ये होगा H2O। दिस इज़ द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हम इसको जो है सिंपली कह सकते हैं। तो अ मेजर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 65% वाटर। 65% वाटर ये कहाँ पर होगा? ह्यूमन बॉडी में। और प्लांट बॉडी जो है अबाउट 95% वाटर जो है प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट बॉडी। तो आप ये देखोगे कि हमारे बॉडी के लिए साथ ही साथ जो है प्लांट बॉडी के लिए जो है वाटर जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है 65% वाटर है और प्लांट बॉडी के अंदर अबाउट 95% ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट है। इट इज़ अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं सब के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो है माना जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स के लिए जो है वाटर ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमको ज़िंदा रहने के लिए वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पानी के बगैर हम जो है ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये बात जो ध्यान रखिए। बल्कि हमारी क्या बात है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ये सब के सब जो है पानी के बगैर ज़िंदा नहीं कर रह सकते, पानी के बगैर जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अर्थ सरफेस पर जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह पर आपको वाटर का परसेंटेज जो है अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि ओशंस के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट वाटर का परसेंटेज मिलेगा, दैट इज़ अबाउट 97.33%। तो ओशंस के अंदर आपको वाटर मिलेगा 97.33%। फिर उसके बाद आप देखिए कि सलाइन लेक्स है और इनलैंड सीज़ होते हैं, उसके अंदर 0.008% है। फिर पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स के अंदर आपको जो है 2.04%। और इस तरह से जो है बहुत सारे जो है अलग अलग जगहों पर जो है वाटर, जैसे कि ग्राउंड वाटर है, लेक्स है, सॉइल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक वाटर है, रिवर्स हैं। तो इसमें सब जगह पर जो है अलग अलग जो है कंपोजिशन परसेंटेज आपको जो है मिलेगा वाटर का। तो आपकी बुक में देखिए ये चार्ट जो है दिया हुआ है। इस चार्ट के ज़रिए से आप जो है बहुत आसानी से साथ जो है पता कर सकते हो कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ सरफेस पर जो है यूनिफॉर्म नहीं है, और वो कहाँ पर कितना होता है वो चीज़ आपको पता चलेगी। मैंने आपको बता दिया कि ओशंस के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेगा वाटर का, दैट इज़ अबाउट 97.33। बाकी जो है सलाइन लेक्स है, पोलर आइस है, ग्लेशियर्स है, ग्राउंड वाटर है, इसी तरह से सॉइल मॉइस्चर है, लेक है। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स के अंदर कितने जो है वाटर प्रेजेंट है कितने परसेंटेज में। तो आपकी बुक में जो है ये वाटर का जो चैप्टर है, जो वाटर का पार्ट है, वहीं पर जो छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है, उसमें से आप जो है देखकर जो है पता कर सकते हो कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ क्रस्ट पर जो है कैसे है। ओके,
सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लेंगे कि वाटर जो है ये कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड है। वाटर इज द कलरलेस टेस्टलेस और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हम यहाँ पर H2O लिखते हैं, ये H2O जो वाटर है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और इसके अलावा बहुत सारी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की आपके बुक में देखिए टेबल 9.3 टेबल नंबर 9.3 पर जो है आपको अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो दी हुई है। आप अपनी बुक में से इस टेबल को जो रेफ़र कीजिए और उसके अंदर देखिए कि बहुत सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, आप वहाँ से उसको जो है स्टडी कर सकते हो। द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन कंडेंस्ड फेज दैट इज़ इन लिक्विड एंड सॉलिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ आपस में एसोसिएट होते हैं। तो द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन कंडेंस्ड फेज दैट इज़ लिक्विड एंड सॉलिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सेलेनाइड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है आपको बहुत ही हाईएस्ट मिलेगा। इन कंपेरिजन टू अदर लिक्विड्स वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट्सेट्रा। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो वाटर के अंदर अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सरफेस टेंशन है, डायपोल मोमेंट है और इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाटर का जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। तो बहुत सारे लिक्विड्स के कंपैरिजन में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाटर की क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ज़्यादा होती है। दिस प्रॉपर्टीज़ अलाउ वाटर टू प्ले की रोल इन द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर हमारा है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर जो है वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल जो है प्ले करता है। द हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर। वाटर की जो हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और साथ ही साथ जो हाई हीट कैपेसिटी जो है ये क्लाइमेट के मॉडरेशन और साथ ही साथ जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लिविंग बीइंग्स के अंदर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बायोस्फीयर के अंदर जो है वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। जितने भी आयंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर जो है काम करता है। ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट होता है, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट। सिंपली हम यहाँ पर वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। तो हम यहाँ पर इसको जो है डिस्कस करेंगे कि इट इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहेंगे या सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके लिए जो है सॉल्वेंट के तौर पर जो है वाटर जो उसमें जो है रोल प्ले करता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है शो कर सकता है। इवन विथ कोवेलेंट कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड अल्कोहल्स डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ जो है कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट और अल्कोहल्स होते हैं ये वाटर के अंदर जो डिजॉल्व होते हैं। इसलिए हम जनरली वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह सकते हैं।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब वाटर का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम उसके अंदर जो है बॉन्डिंग शो करेंगे, उसके अंदर जो है कौन से एंगल्स होते हैं और बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो देखिए हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर जो है वाटर के आपको दिख रहे हैं। तो आप देखो कि इन गैस फेज वाटर इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर विथ द बॉन्ड एंगल ऑफ अबाउट 104.5 डिग्रीज। तो आप देख रहे हो ये बेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैसे बनता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है, इसलिए अब वो डिटेल में हम ना जाते हुए सिर्फ यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इसमें आपको दिख रहा है 104.5 डिग्रीज, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आपको दिखती है 95.7 पिकोमीटर्स। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर जो है इसमें एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल है। तो आप इसके अंदर देखिए कि 2 हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव पोल्स शो कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है ये निगेटिव पोल जो है शो कर रहे हैं। तो 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर जो है 2 पार्शियल निगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर है। तो 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आर शोन बाय हाइड्रोजन एंड 2 पार्शियल निगेटिव चार्जेस आर शोन बाय ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो ये बेंट स्ट्रक्चर जो है आपको क्यों दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पे सामने नज़र आ रही है कि ये 2 ऑर्बिटल जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और इसके अंदर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि ये 2 ऑर्बिटल जो है ये और जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाएगा और इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से जो है ये बॉन्ड एंगल जो है डिस्टॉर्ट होकर जो है थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। 109 डिग्रीज 28 मिनट्स की बजाय ये जो है 104.5 डिग्रीज जो है आपको शो करेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। तो वाटर इज़ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है एसोसिएटेड होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज आइस। तो ध्यान रखिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज आइस। हम इसको जो है आइस कहेंगे। दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म या सिंपली इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O, इट इज़ कॉल्ड एज आइस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल फॉर्म बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखोगे तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में होगा आइस, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर पर ये जो है क्यूबिक फॉर्म जो है शो करता है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। तो यहाँ पर हम जो है अगर आइस और वाटर को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो वी फाइंड दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। और यही वजह है कि आइस क्यूब्स फ्लोट्स ऑन वाटर। आप देखोगे कि आइस क्यूब जो होते हैं वाटर के ऊपर जो फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में कोई शरबत वगैरह बनाते हो और शरबत के अंदर जो है आप उसके ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स जो है डालते हो उसको ठंडा करने के लिए, तो आप देखोगे कि वो आइस क्यूब जो है वाटर शरबत के ऊपर जो है फ्लोट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इन विंटर सीजन ice form on the surface of lake provides thermal insulation which ensures the survival of aquatic life। जहाँ पर जो है विंटर सीजन में आप देखते हो कि लेक्स के ऊपर जो है आपको वाटर जो है ये फ्रीज़ हो जाता है और ऊपर जो है आइस बन जाती है। तो आइस के फॉर्मेशन की वजह से नीचे की तरफ जो है लेक के अंदर जो है एक थर्मल इंसुलेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर जो है सर्वाइव करती है और एक्वेटिक लाइफ को जो है बाहर के क्लाइमेटिक चेंजिंग कंडीशन पर जो है किसी भी तरह का जो उनके ऊपर जो है कोई ख़तरा नहीं होता है और उसकी वजह से वो जो है सेफ़ होते हैं। तो जो यहाँ पर आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक है,
तो लेक की सरफेस पर जो इस तरह से आइस जो है बन जाता है और अंदर जो है ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो एक्वेटिक जो लाइफ होती है इसके सर्वाइवल को जो है किसी भी तरह का जो है कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आइस की जो सरफेस होती है ये बाहर के क्लाइमेट से जो है इसको क्या करती है, इंसुलेट करती है, और इस तरह से इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा होगा। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस? तो आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये वाटर का जो है सॉलिड फॉर्म है। तो इट इज़ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये जो है हाईली ऑर्डर्ड मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है इसमें एसोसिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इट इज़ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको इसका जो है डायग्राम बताता हूँ कि आइस का डायग्राम जो है कैसा होता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स विद एक्सरे शोज दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली by 4 hydrogen atoms at the distance of 276 picometers। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखोगे तो टेट्राहेड्रली यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है। 2 हाइड्रोजन तो इसके खुद के जो वाटर मॉलिक्यूल शो करता है और 2 हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे जो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से होंगे, लाइक दिस। मैं यहाँ पर इसको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हूँ ये डॉटेड लाइन से, like this। तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन हो सकता है वाट एवर इट में भी। तो ये आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल बनता है। तो आइस के अंदर जो है हर ऑक्सीजन अपने सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन से जो है टेट्राहेड्रली जो है अटैच होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज अबाउट 276 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस a rather open type structure with wide holes। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस के अंदर जो है कुछ वाइड होल्स जो है मिलते हैं, जिसकी वजह से these holes can hold some other molecules and appropriate size interstitially। तो इन होल्स के अंदर जो है यहाँ पर जो होल बनता है तो उस होल के अंदर कुछ अप्रोप्रिएट साइज़ के जो है अदर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो है ट्रैप हो सकते हैं उस आइस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस तरह से जो है ये आइस का स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको जो है एक्चुअली कैसा नज़र आएगा। मैं आपको ये डायग्राम डायरेक्ट बुक में से शो करता हूँ। तो देखिए बुक में ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा सा इसको और जो है नियर करता हूँ। तो लुक हियर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू कलर का ग्रीन कलर का जो इस डॉट आपको दिख रहा है दिस इज़ ऑक्सीजन और रेड कलर का डॉट जो है ये हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड है और इस तरह से ये जो है बहुत ही ऑर्डरली स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल है, जिसके अंदर जो है आपको ये हेक्सागोनल रिंग्स जो है नज़र आती है। तो हेक्सागोनल शेप में ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर शो किया है कि एक ऑक्सीजन अपने खुद के 2 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट है और 2 हाइड्रोजन आपको ये 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो है दिखता है जो आइस के अंदर जो है सॉलिड फॉर्म में है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन के साथ जो है सराउंडेड है और हर ऑक्सीजन के साथ में जो 2 हाइड्रोजन अटैच है वो अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन उसका खुद का है। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है आपको आसानी के साथ जो है समझ में आ गया। अब चलिए हम अगला टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो है कौन कौन से रिएक्शंस हैं हम वो सारी रिएक्शन जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।
तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर में हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है कि वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। तो ये दोनों जो है कैरेक्टर इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा, तो ये दो रिएक्शन जो है इस एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करती है। तो लुक हियर, वाटर लिक्विड रिएक्ट्स विद अमोनिया एक्वियस तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा NH4 प्लस एक्वियस OH माइनस एक्वियस। इसी तरह से वाटर लिक्विड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वियस गिव्स राइज टू हाइड्रोनियम आयन एक्वियस प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वियस। तो ये दो रिएक्शन जो है आपको एम्फोटेरिक नेचर जो शो करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वाटर का एसिडिक और बेसिक नेचर कहाँ से आ रहा है। तो लुक यार, वाटर जो है अपना प्रोटॉन जो है इस अमोनिया को डोनेट करके इसको कन्वर्ट कर रहा है NH4 प्लस आयन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो यहाँ पर जो है आप देखो कि वाटर एसिड का काम कर रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से एक प्रोटॉन जो है वाटर के अंदर ऐड होकर ये H3O प्लस एक्वियस फॉर्म कर रहा है। तो इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी दिस वाटर एक्ट एज अ बेस। तो यहाँ पर ये एसिड होगा तो अमोनिया जो है बेस बनेगा, और ये बेस है तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर एसिड का काम करेगा। तो इस तरह से वाटर कैन बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज अ बेस, देयरफॉर इट प्रूव्स द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर की जो ऑटोप्रोटोलिसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल को आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट कीजिए तो आपको देखिए उसके अंदर जो है क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो लुक हियर, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड that gives rise to H3O plus aqueous plus OH माइनस aqueous। तो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कौन एसिड और कौन बेस हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि वाटर जो है H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये वाटर जो है इस वाटर को अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, इसलिए आप इसको जो है नाम दोगे दिस इज़ एसिड 1। ओके, तो ये जो है प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है इसलिए हम इसको एसिड 1 कहेंगे। और आप इस तरफ की रिएक्शन में देखिए कि H3O प्लस जो है इस OH माइनस आयन को प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, इसलिए ये जो है एसिड 2 होगा, दिस इज़ एसिड 2। इसी तरह से आप देखिए कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है, इसलिए हम इसको नाम देंगे बेस 1। और इस साइड आप देखिए कि ये प्रोटॉन गेन कर रहा है, इसलिए आप इसको लिखिए बेस 2। तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक एसिड और एक बेस मिलता है, राइट हैंड साइड पर भी आपको एक एसिड और एक बेस मिलता है। तो दोनों साइड आपको जो है एसिड बेस मिलता है। तो आप देखिए कि ये वाला एसिड और ये वाला एसिड दोनों के अंदर जो फ़र्क क्या है, H प्लस आयन का फ़र्क है। दीज टू एसिड्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन। इसी तरह से आप देखिए H2O और OH माइनस ये दोनों बेसिस के अंदर भी जो है H प्लस आयन का डिफरेंस है। तो द सब्सटेंसेस और द पेयर्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन्स आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इनको जो है हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप देखिए एसिड 1 का कॉन्जुगेट बेस होगा बेस 1 और एसिड 2 का कॉन्जुगेट बेस होगा बेस 2 का कॉन्जुगेट एसिड होगा एसिड 2। तो मैं यहाँ पर इसको जो लिख सकता हूँ, एसिड 1 का कॉन्जुगेट बेस अगर हम देखें तो ये मिलेगा, दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरह से ये जो बेस 2 है इसका कॉन्जुगेट एसिड आपको ये मिलेगा, सो दिस इज़ कॉन्जुगेट एसिड। तो हम यहाँ पर जो इसका पेयर जो है बना सकते हैं, लुक हियर, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये वाला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2O एंड OH माइनस, और इसी तरह से H2O एंड H3O प्लस। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे, H प्लस आयन्स का डिफरेंस है। तो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपको ये वाला मिलता है और दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये वाला मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर
वाटर के ही साथ जो है रिएक्ट हो रहा है और इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये पहली टाइप की रिएक्शन हुई जिसको हम नाम देंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, सेकंड रिएक्शन जो होगी दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शोन बाय वाटर इज़ ऑफ द टाइप ऑफ रेडॉक्स। तो इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप की जो रिएक्शंस मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, वाटर कैन ईजीली रिड्यूस टू डाईहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। कोई सी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जो है वाटर को आप जो है रिएक्ट कीजिए तो वाटर जो है बहुत आसानी के साथ जो है रिड्यूस होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा डाईहाइड्रोजन। तो देखिए 2H2O लिक्विड प्लस 2Na सॉलिड, आपके पास जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है सोडियम, आप इसके साथ इसको वाटर को रिएक्ट कीजिए तो इट गिव्स राइज टू 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एक्वियस फॉर्म में और हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज़ होगी प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो है वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो है वाटर रिड्यूस हो रहा है और सोडियम ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो है काम कर रहा है। दिस इज़ ऑफ अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के ज़रिए से आप हाइड्रोजन को जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद वाटर इज़ ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप देखिए प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो है वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 12H2O लिक्विड। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है C6H12O6 एक्वियस बनेगा, C6H12O6 एक्वियस, दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट। और इसी के साथ साथ जो है आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, 6H2O लिक्विड और ऑक्सीजन गैस इसमें से जो रिलीज़ होगी 6 नंबर्स में प्लस 6 नंबर्स ऑफ डाईऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन O2 इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि वाटर जो है रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है। विद F2 फ्लोरीन के साथ जो अगर वाटर को रिएक्ट करोगे तो डाइऑक्सीजन गैस जो है फॉर्म होती है। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, वाटर मॉलिक्यूल को आप जो है फ्लोरीन के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो 2F2 प्लस 2H2O लिक्विड, 2F2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा डाइऑक्सीजन जो रिलीज़ होगी तो 4H प्लस यहाँ पर जो निकलेगा, 4H प्लस एक्वियस प्लस यहाँ पर जो है O2 गैस, डाइऑक्सीजन गैस जो है रिलीज़ होगी और फ्लोराइड आयन जो फॉर्म होगा प्लस 4F माइनस एक्वियस और सिंपली ये दोनों आपस में कंबाइन होकर 4HF जो है ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड और सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पर डाइऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो रही है। सो दिस इज़ अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है बहुत आसानी से आप इसको जो है कन्फर्म कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट जो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है। और इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहेंगे, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्पीसीज जो है ये चेंज होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंट होता है, सच रिएक्शंस आर सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर इन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट जो है ये डिफरेंट मिलते हैं। देयरफॉर वाटर शोज सो मेनी रेडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ये रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर देखिए, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये बहुत हाई होता है
जिसकी वजह से ये हाइड्रेटिंग टेंडेंसी रखता है। इट डिजॉल्व्स मेनी ionic compounds, however some of the covalent compounds also dissolves into water। तो जनरली आप देखिए कि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से उसके अंदर जो है पोलर मॉलिक्यूल जो है, सिंपली हम इसको कहेंगे आयोनिक मॉलिक्यूल जो है डिजॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी इसके अंदर जो डिजॉल्व होते हैं, जैसा कि हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट नेचर के होते हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम यहाँ पर आपको शो करते हैं, जिसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। P4O10 प्लस वाटर को यहाँ पर हम जो है 6 नंबर्स में लेंगे तो आपको जो है फास्फोरिक एसिड मिलेगा। इट गिव्स राइज टू 4H3PO4, दिस इज़ फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फास्फोरिक एसिड जो है फॉर्म होता है। इसी तरह से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए, SiCl4 प्लस 2H2O, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा SiO2 प्लस 4HCl। तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब देखिए N3- आयन, आप देखिए N3- आयन को आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो अमोनिया गैस जो है फॉर्म होगी प्लस 3H2O, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा NH3, अमोनिया गैस मिलेगी और इसके साथ में हाइड्रोक्साइड आयन जो है फॉर्म होंगे प्लस 3OH- आयन। तो ऑल दिस रिएक्शंस शो द हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर्स। ओके, उसके बाद आइए चौथी रिएक्शन है हाइड्रेट फॉर्मेशन। फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। अलग अलग टाइप के जो है हाइड्रेट्स मिलते हैं। वाटर जो है डिफरेंट एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर जो है और डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो है अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। तो फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशंस मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो एक्वियस सॉल्यूशन से बहुत सारे जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है क्रिस्टलाइज होते हैं और आप देखिए कि उसके अंदर जो है अलग अलग वैरायटी है। तो पहली जो टाइप होगी वो टाइप होगी कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं यहाँ लिखता हूँ जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल जो यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो गया क्रोमियम H2O6 3+, क्रोमियम H2O6 3+ प्लस 3Cl-। ये आपको जो है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड जो है इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस क्रोमियम मेटल के साथ। तो सेंट्रल मेटल के साथ ये वाटर अपने ऑक्सीजन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस क्रोमियम को जो है डोनेट कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहा है। हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्टडी करेंगे उसके अंदर ये चीज़ आपको जो है बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी। तो दिस वाटर इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो यहाँ पर वाटर जो है एज ए लिगेंड काम कर रहा है। अब ये लिगेंड क्या है, ये सब चीज़ें हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये पहले टाइप का जो वाटर होगा ये कोऑर्डिनेटेड वाटर है। उसके बाद दूसरा होगा इंटरस्टिशियल वाटर। सेकंड टाइप का जो वाटर होगा दैट इज इंटरस्टिशियल वाटर। मतलब आपको जो क्रिस्टल लेटिस मिलेगा उस क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो है ये वाटर जो है ट्रैप्ड होगा और वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो है ये स्टे करेगा। तो सच वाटर इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाटर। तो एक बेस्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, BaCl2 2H2O। तो ये जो वाटर आपको मिल रहा है दिस वाटर इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाटर और इस वाटर को हम नाम देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रैप्ड होते हैं। तो सच वाटर इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाटर और हम इसको नाम देंगे बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। उसके बाद देखिए तीसरे टाइप का जो वाटर होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है।
तो एग्जांपल हम लेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल में से एक वाटर जो है ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड और बाकी 4 वाटर जो है कोऑर्डिनेटेड वाटर होंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे। तो आप देखिए मैं इसको लिखूँगा CuH2O4 2 प्लस SO4 2 माइनस एंड दिस इज़ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको जो दिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटेड वाटर है। तो इस तरह से ये हाइड्रेट्स फॉर्मेशन में आपको कोऑर्डिनेटेड वाटर मिलेगा, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर मिलेगा और तीसरा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होगा। तो इस तरह से ये लेक्चर हमारा यहाँ पर जो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे वाटर की जो अलग अलग वेराइटीज़ होती है जिसको हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम जो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके।